कई सवाल ऐसे होते हैं कि जब तक मन में होते हैं उनकी गंभीरता का हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब कोई उन्हें पूछ देता है सब कुछ तुरंत बदल जाता है। मसलन ये सवाल कि अगर किसी देश ने न्यूक्लियर हमला कर दिया तो वो कहाँ जाकर रुकेगा, कितने लोग मारे जाएंगे परमाणु हमले में। 21वीं सदी में यह सवाल अब शायद ही किसी के मन में उपजता होगा, लेकिन एक दौर था जब पूरी दुनिया को डर सताता था कि किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है। आखिर किसी सिरफिरे की बस एक बटन दबाने की तो देर थी। आज आपको सुनाएंगे एक किस्सा जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने यह सवाल पूछा, सवाल का जवाब मिला और ऐसा मिला कि अमेरिका के परमाणु सीक्रेट कूड़े के ढेर में दफना दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी शुरू होती है 1962 से। अमेरिकी राष्ट्रपति का घर व्हाइट हाउस। जॉन एफ कैनेडी तब राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये कोल्ड वॉर के दिन थे और क्यूबा क्राइसिस के बाद लगने लगा था कि एक न्यूक्लियर युद्ध बस बांह भर की दूरी पर खड़ा है, कभी भी हो सकता है। क्यूबा क्राइसिस की कहानी कुछ यूं है कि सोवियत संघ ने अपने न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के एकदम पड़ोस में क्यूबा में तैनात कर दिए थे, जिसके चलते एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। अंत में कूटनीति से संकट टल तो गया, लेकिन सबको एहसास हो गया कि न्यूक्लियर युद्ध कितना नजदीक आ सकता है। ऐसे में एक रोज कैनेडी ने अपने जॉइंट चीफ्स से पूछा, परमाणु युद्ध की आपकी योजना अगर सोचे समझे तरीके से पूरी हो जाती है तो फिर सोवियत संघ और चीन में कितने लोग मारे जाएंगे। सवाल का आशय था कि अगर अमेरिका पहले हमला कर दे तो कितने लोग मरेंगे। कुछ रोज बाद एक सीक्रेट लिफाफे में इस सवाल का जवाब आया और जवाब था, हमले के तुरंत बाद करीब 27 करोड़ लोग मारे जाएंगे। लिफाफे के अंदर एक ग्राफ नत्थी था जिसमें दो रेखाएं बनी थी। एक्स एक्सिस में महीने दर्शाए गए थे और वाई एक्सिस में मरने वालों की संख्या। वाई एक्सिस की यूनिट लाखों में थी। ग्राफ दर्शा रहा था कि 27 करोड़ लोगों से शुरू होकर यह गिनती 6 महीने के भीतर 32 करोड़ पहुंच जाएगी। ये गिनती रूस और चीन को मिलाकर बताई गई थी। कुछ रोज बाद एक और लिफाफा आया। इस बार ग्राफ में 10 करोड़ की संख्या और जोड़ी गई थी। इस लिफाफे में स्वीडन, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, जापान जैसे देश के लोगों को भी जोड़ दिया गया। लिखा था, अकाल और सूखे से कम 10 करोड़ लोग और मरेंगे। लमसम संख्या बता रही थी कि परमाणु हमले की सूरत में दुनिया के 60 करोड़ लोग मारे जाते, और ये बात तब की हो रही है जब दुनिया की कुल जनसंख्या 300 करोड़ के लगभग ही थी। यह आंकड़ा अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय यानी पेंटागन से भेजा गया था। साथ में न्यूक्लियर युद्ध के बाद के हालत भी बयान किए गए थे। लिखा था, परमाणु हमला पूरी दुनिया में न्यूक्लियर विंटर की स्थिति पैदा कर देगा। न्यूक्लियर विंटर यानी धमाके से निकला धुआं आसमान को ढक लेगा और महीनों तक यह धुआं नहीं छटेगा। धूप की किरणें जमीन पर नहीं पहुंच पाएंगी और पूरी दुनिया भयंकर ठंड के दौर में पहुंच जाएगी। शीत युग में इतनी भीषण ठंड कि जीवन खत्म हो सकता है। 21वीं सदी में यह आम जानकारी है, लेकिन 1960 के दशक में किसी को परमाणु हमले की असलियत का एहसास था नहीं। दुनिया ने सिर्फ एक न्यूक्लियर हमला देखा था, जापान पर। आम पब्लिक यही समझती थी कि एक शहर नष्ट होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हकीकत ये थी कि 1962 तक अकेले अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर हथियार थे कि दुनिया में पूरा जीवन नष्ट किया जा सकता था। इसमें सोवियत, रूस और चीन को मिला दें तो चीजें और भयानक हो सकती थी। उस दौर में ये एक सीक्रेट था, सबसे ऊंचे दर्जे का टॉप सीक्रेट, इसलिए आम जनता से ये बात छुपा कर रखी गई। हालांकि उसी दौर में एक आदमी ऐसा भी था जो इस सच को बाहर लाना चाहता था ताकि पब्लिक को असलियत का पता तो चले और वो अपनी सरकार पर प्रेशर बनाए। इस शख्स का नाम था डैनियल एल्सबर्ग। डैनियल पेंटागन में बहुत ऊपर की पोस्ट पर थे, इतने ऊपर की पोस्ट पर कि वो हाई प्रोफाइल टॉप सीक्रेट दस्तावेज देखते थे। इन्हीं डैनियल एल्सबर्ग ने पेंटागन पेपर्स लीक किए। पेंटागन पेपर्स जिसमें अमेरिका के वियतनाम में किए गए गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था। डैनियल वियतनाम युद्ध के खिलाफ थे। उनका मानना था कि पेंटागन पेपर्स के बारे में अमेरिकी जनता को पता चलना चाहिए। उन्होंने इन पेपर्स को फोटो स्टेट कर लिया, उनकी कई कॉपीज बनाई और फिर 1971 में इसे लीक कर दिया। पेपर लीक होने के बाद अमेरिका में खूब हंगामा हुआ। पब्लिक को पता चला कि उनसे झूठ बोला जा रहा है। अमेरिकी सरकार बार बार कह रही थी कि वो वियतनाम युद्ध जीतने की कगार पर है, जबकि असलियत ये थी कि युद्ध कहीं नहीं जा रहा था, स्टेलमेट था और नौजवान बेवजह अपनी जान गंवाते जा रहे थे।
इन पेपर्स के लीक होने के बाद सरकार पर भारी दबाव पड़ा और अंततः 1973 में अमेरिकी सरकार को वियतनाम से हाथ वापस खींचने पड़े। पेंटागन पेपर्स का लीक होना सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए वो डैनियल एल्सबर्ग के पीछे पड़ी। एल्सबर्ग को 125 साल की कैद की सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर एक और स्कैंडल ने उन्हें बचाया। दरअसल जब पेंटागन पेपर्स लीक हुए, रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये वही निक्सन है जो अपनी प्राइवेट बातचीत में इंदिरा गांधी को बूढ़ी चुड़ैल कहते थे। हालांकि जब निक्सन ने ये सब कहा था, 1971 का युद्ध चल रहा था। निक्सन के सितारे उस जमाने में बुलंद थे। चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर वो राष्ट्रपति बने थे और भारत पाकिस्तान मुद्दे पर हर समय वो पाकिस्तान का पक्ष लिया करते थे। 1971 युद्ध का नतीजा क्या रहा हम जानते हैं। निक्सन को मुंह की खानी पड़ी और जल्द ही उनके दिन बुरे ही होते चले गए। निक्सन वियतनाम युद्ध के बड़े समर्थक थे, लेकिन डैनियल एल्सबर्ग के कारण उन्हें सेना को वियतनाम से वापस बुलाना पड़ा। उन्होंने खींच में डैनियल के खिलाफ व्हाइट हाउस की एक सीक्रेट टीम बनाई। इस टीम ने डैनियल के मनोचिकित्सक के दफ्तर में वायर टैपिंग की ताकि डैनियल अपने मनोचिकित्सक को जो कुछ बताएं उसमें से कुछ काम की चीज खोजकर डैनियल के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जाए। अब डैनियल के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं, उल्टा निक्सन वाटरगेट स्कैंडल में फंस गए। टेपिंग की आदत थी इनकी और उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा। वाटरगेट स्कैंडल यानी मोटा माटी कहें तो निक्सन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर लोगों की जासूसी करा रहे थे। ऐसे ही रोज जब उनके गुर्गे उनकी विपक्षी पार्टी की जासूसी करने गए तो पकड़ लिए गए और निक्सन की करतूत आ गई सामने। बाद में सरकार ने डैनियल एल्सबर्ग पर जो इल्जाम लगाए वो भी अदालत ने खारिज कर दिए। इस सारी उहापोह में हालांकि एल्सबर्ग से एक ब्लंडर भी हुआ। उन्होंने सिर्फ पेंटागन पेपर्स कॉपी नहीं किए थे, उनके पास सीक्रेट कागजातों का एक जखीरा था जिसमें अमेरिका के न्यूक्लियर प्लान, युद्ध की योजनाएं, विदेशों में किए जा रहे सैन्य ऑपरेशन, अमेरिकी सरकार द्वारा बाकी देशों को दिखाया जाने वाला न्यूक्लियर हथियारों का डर वगैरह सब का कच्चा चिट्ठा था। डैनियल ने सोचा कि पहले पेंटागन पेपर लीक करूं ताकि वियतनाम युद्ध रुक जाए और निर्दोषों की जान बचे। ये हो जाए तो फिर वो न्यूक्लियर प्लानिंग वाले पेपर्स भी लीक करते, लेकिन बीच में एक तूफान आया और उसने सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। डैनियल का एक छोटा भाई था हैरी। सरकार से छुपाने के लिए डैनियल ने कागजात हैरी को दिए थे, ये कहकर कि इन्हें बहुत संभाल के रखना है, लेकिन डैनियल ने हैरी को ये नहीं बताया कि उन कागजातों में है क्या। हैरी ने उसे एक बक्से में रखा और अपने बगीचे में गाड़ दिया। फिर जाने एक दिन हैरी को क्या सूझी, उसने बगीचे से बक्से को निकाला और एक दूसरी जगह जाकर गाड़ दिया। अब समस्या ये हुई कि हैरी ने जिस नई जगह जाकर बक्सा गाड़ा वो शहर का कूड़ेदान था। हैरी ने बक्से को गाड़कर उसके ऊपर एक गैस स्टोव रख दिया, ये सोचकर कि निशानी का काम करेगा। हैरी की चालाकी शुरुआत में काम भी आई। जिस रोज हैरी ने बक्से की जगह बदली, उसी दिन FBI के लोगों ने उसके बगीचे की तलाशी ली और कुछ नहीं मिला उन्हें। सब कुछ अब तक सही चल रहा था, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हुई। कुछ दिन बाद शहर में जोर का चक्रवाती तूफान आया, जिससे बक्से के ऊपर रखा गैस स्टोव उड़ गया। चीजें इधर उधर हो गई, यानी अब उस जगह को खोजना हो गया मुश्किल जहां कागजात वाला बक्सा था। हैरी ने बहुत कोशिश की, उसकी एक दोस्त बाबरा और उनके पति भी साथ आए, लेकिन कागजात नहीं मिले। बाबरा तो करीब 1 साल तक कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया। 1 साल बाद म्युनिसिपैलिटी वाले आए और सारा कूड़ा उठाकर लैंडफिल में भर दिया। अब लैंडफिल माने गड्ढा होता है जिसमें कचरा डाल देते हैं, उसको भरा गया और उसके ऊपर कंक्रीट की एक इमारत बना दी गई और वो कागजात हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर दफन हो गए। इस घटना ने डैनियल एल्सबर्ग को मायूस कर दिया, लेकिन उनके हाथ में कुछ था नहीं। सालों बाद उन्होंने एक किताब लिखी, द डूम्सडे मशीन। इस किताब में एल्सबर्ग लिखते हैं, जिस दिन मैंने कागज के उस टुकड़े पर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत की प्लानिंग देखी, उस दिन से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया कि मैं ऐसी किसी योजना को सफल न होने दूं। डैनियल के जमा किए कागजात चक्रवाती तूफान में खो गए थे, लेकिन वो फोटोकॉपी थी। असली कागज सरकार के पास थे, जिन्हें कई साल बाद डिक्लासिफाई किया गया और तब दुनिया ने जाना कि 60 के दशक में अमेरिका एक और बड़े परमाणु हमले की प्लानिंग कर रहा था। किस्मत से उस प्लान को अमली जामा नहीं पहनाया गया। हालांकि न्यूक्लियर युद्ध का डर तब से लगातार बरकरार है। इसी के साथ तारीख के आज के एपिसोड को हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसे हमारे साथी कमल ने लिखा और जतिन ने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।